अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक मलिक साहब, क्या हाल है? खैरियत है? बड़ा अल्लाह दा करम सर। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ? सर जी असी यूके विच हाँ और ये मैनचेस्टर और लीड्स ने दरमियान एक बड़ा मशहूर कस्बा है, ना सुनिया उसी ने, ड्यूसबरी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो मौसम सर और कैसा है? इसी मौसम जी एज यूजुअल यूके इज वेरी डिप्रेसिंग वेदर। बारिश लगी है, कोई 20 दिन हो गए जदू ना मैं पाकिस्तान तो आया हूँ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ जी। ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੌਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਬਲ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜੇ रिलैक्स हो जाए। तो ठीक है। शुरू करते हैं सर कि थोड़ा सा बताएं, ड्यूसबरी के बारे में बताएं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी है और आप ड्यूसबरी कैसे वहां पे फील करते हैं। ड्यूसबरी कस्बा है जी, टाउन है शहरों से। शहर, दो शहरों मैनचेस्टर और लीड्स के दरमियान, और ब्रेडफोर्ड भी एक साइड पे है। और इसकी वजह शोहरत जो है वो दो है। एक तो ये है कि यहाँ बहुत सारी, किसी जमाने में तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मशहूर था, लेकिन अब यहाँ कोई 60 से 70 बेडिंग फैक्ट्रीज हैं, जो न सिर्फ यूके बल्कि पूरे यूरोप के, जो यूके की तो 70% और यूके की यूरोप की भी काफी सारी जो डिमांड है वो यहाँ से पूरी होती है बेडिंग की। और दूसरी वजह शोहरत ये है कि तबलीगी जमात का यूरोप का सबसे बड़ा मरकज यहाँ है। अल्लाह और खैर करे। मैं 20 सालों में सिर्फ एक दफा जाने की गलती कर बैठा था, जब मौलाना तारक जमील साहब आए थे। और वहां से काफी सारी मायूसी लेके आया था, क्योंकि जाहिर है वो आलम दीन तो मैं उन्हें नहीं समझता। उनके टोटके ही मशहूर है, तो बस टोटके ही सुनाते रहे वो। सर उनके टोटके तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी ले बैठे हैं, बच्चों ने रिचुअल्स अपना लिए हैं। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो क्रिकेट खेलें, अगर आप मदारस में दाढ़ी टोपी डिस्प्ले करनी है, हाँ। रिचुअल डिस्प्ले करने हैं तो किसी और हाँ। जगह पे जाएं। तो अब या। वो बच्चे जो क्रिकेट को एंजॉय कर रहे थे, वो अब 50 और सेंचुरी के मौके पे जनाब वो मुख्तलिफ रिचुअल डिस्प्ले करते हैं और इस्लाम को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप क्रिकेट खेल बस रहे ये हैं। अगर शो। आप ये जो मौलवियों ने लोगों को डरा धमका के जन्नत का चक्कर दिखा के, अल्लाह तो बहुत बड़े हैं, अल्लाह ने तो सारे गुनाह माफ कर देने हैं। हमने किसी इंसान के साथ ज्यादती नहीं करनी, बड़े बड़े गुनाहों से बचना है, बस दैट्स इट। और मौलवियों से सर हम शुरू नहीं करेंगे, हमें हमें मौलवियों के अलावा कोई बात करनी है आज। मैं समझता हूं कि आपके मुल्क में, आपके यूके में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या उस वक्त की जो यूनाइटेड इंडियन कम्युनिटी है, वो तकरीबन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वहां पे माइग्रेट होना शुरू हुई। 1942 के आसपास काफी लोग जो है इंडिया से, जो उस वक्त यूनाइटेड इंडिया था, पाकिस्तान अभी वजूद में नहीं आया था, तो लोग वहां पे माइग्रेट होना शुरू हो गए थे। अब मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तानी वहां पे, जो बाद में 47 में पाकिस्तान बन गया, और उससे पहले जो थे इंडियन कम्युनिटी, और जो अब दो कम्युनिटी बन गई, पाकिस्तानी कम्युनिटी बन गई, इनके जरा तकाबल मुझे दें कि वो कितने कामयाब हैं, हम कितने कामयाब हैं। उनका क्या असर रसूख है, हमारा असर रसूख क्या है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, आपने जिंदगी कैसे गुजारी है, उनके जो आपके हमसर हैं इंडिया से, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी है। सर जी पोठवार के लोग हैं ज्यादातर यहाँ। ड्यूसबरी में गुजर खान, कलर सईदा और कुछ कम्युनिटी मीरपुर से भी ताल्लुक रखती है, लेकिन मेजोरिटी यहाँ पोठवारी लोग हैं। और आपने ठीक कहा कि ये 1942 से भी पहले के यहाँ निशानात मिलते हैं कि लोग इंडिया सब कॉन्टिनेंट से यहाँ आए हैं, लेकिन 60 के बाद मंगला डैम बनने के बाद यहाँ काफी सारी, एक मुआहदे के तहत उस जमाने की तकरीबन 80,000 जो लोग थे उन्हें यहाँ सेटल किया गया। और बाकी ये है कि मैं चूंकि शुरू में यहाँ मैंने 2 साल एक स्टेट स्कूल और 1 साल मैंने लोकल कॉलेज में भी टीचिंग की है, तो तालीमी आपने पूछा है तो उस हवाले से हमारी कम्युनिटी जो है वो बहुत पीछे है। और उस जमाने में वो मीटिंग्स में हमें बताया करते थे, तो सबसे टॉप पे इंडियंस हैं, दूसरे नंबर पे श्रीलंकन होते थे, तीसरे पे बांग्लादेशी और चौथे पे जाके हम, और हमसे नीचे सिर्फ कैरिबियन ही होते थे। और उसकी वजह यही है, बेसिक मेन वजह ये है कि जो 60 में या 50 में इधर लोग आए हैं, वो कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, क्योंकि लेबर की जरूरत थी तो लेबरर आए हैं मेजोरिटी। और उन लोगों ने
पैसे ही कमाने पे जोर रखा है। और शुरू में उनका ये ख्याल था कि हम 5 साल रहेंगे और फिर वापस चले जाएंगे, क्योंकि घर शर पीछे बना लेंगे। लेकिन जब उन्हें फैमिलीज बुलाने की इजाजत मिली तो फिर फैमिलियां आई, तो फिर वो ना पीछे जो के रहे ना इधर के रहे, और उन्होंने पैसे कमाने में ही लगे रहे। और अपनी जो जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन, वो खुद तो खैर अनपढ़ थे, मेजॉरिटी उनकी, सारे नहीं, कुछ फैमिलीज पढ़ी लिखी भी थी, तो लेकिन मेजॉरिटी जो है वो अनपढ़ लोग, लेबरर। उन्होंने अपनी सेकंड जनरेशन पे भी तालीम पर कोई तवज्जो नहीं दी, और ये उनकी नतीजतन जो सेकंड जनरेशन थी वो भी कोई खास नहीं पढ़ी। थर्ड जनरेशन में थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया। अब जो फोर्थ जनरेशन है, जिस तरह हमारे बच्चे हैं, ये जनरेशन अब पढ़ रही है। लेकिन वो जो गैप आ गया है, उस गैप में इंडियन लोग बहुत आगे चले गए हैं, हर शोबे में, मतलब नौकरियों में भी और बिजनेसेस में भी। हमारे लोगों को बिजनेस सिर्फ दो तीन ही मिलते हैं, या तो टेक अवेज या टैक्सी। तो बाकी इंडियन लोगों का देखें, और जाहिर है कि उनके तालीम की रेशो उनमें ज्यादा है, और वो हर शोबे में आपको एग्जेक्टिव पोस्टों पे भी नजर आएंगे, आपको बैंक्स में भी नजर आएंगे, डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स भी। और हमारे लोग जो हैं वो काफी पीछे हैं इस सिलसिले में। नहीं यार बशीर साहब, मैं एक स्टडी यूके की देख रहा था। मैं, आपको पता है कि मेरी तालीम भी यूके से है, मैंने अपनी मास्टर्स इन क्रिमिनल जस्टिस यूके से की थी। उस जमाने के एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन एक स्टडी जो हाल ही में मैंने पढ़ी है कि जो वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है, उसकी पार्टिसिपेशन जो है, जो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो 25% है, जबकि पाकिस्तानी कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन जो है वो 4% है। तो उसमें जरा रोशनी डालें कि वो कौन सी ऐसी वजह है जो हमें पीछे की तरफ धकेल रही है। हम लोग क्यों घबराते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में? क्या मजहबी रुझानात हैं, क्या तालीम है, या कोई कोई और वजह है जो हमें पीछे रखे हुए है? पाकिस्तान में भी हम ऐसी मनाजर देख रहे हैं, दुनिया में भी। मैं अगर अगर किसी दिन हम बात करेंगे वाशिंगटन डीसी में भी, जिस तरह आपने कहा कि टैक्सी या टेक अवे है, यहाँ पे भी हमें लगता है कि हम सारे शायद इसी काम के लिए बने हुए हैं। तो मुझे वो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो एक जो गैप है 25 और 4% का, उसमें जरा थोड़ी सी अपनी मालूमात का मलिक साहब, इजाफा वो उसकी हमें जरूर बताएं। दो वजूहत का तो जिक्र आपने खुद कर दिया है, एक तो तालीम और दूसरा मजहबी। मजहबी रुझान रखना या मजहब पे अमल करना कोई बुरी बात नहीं है, हमें करना चाहिए। लेकिन हमें मौलवियों ने जो है वो फंसा के रखा हुआ है, और हमारी इंटेग्रेशन जो है उसके उसमें मेन रुकावट ये जो मजहबी तबका है हमारा, इसकी जो गलत इंटरप्रिटेशन है वो है कि वो हमें, और तालीम की कमी की वजह से जाहिर है कि शऊर भी नहीं है, फिर वो पार्टिसिपेशन इसीलिए नहीं होती कि इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है हमारे लोगों में। तो वो फिर इन्हीं, दूसरी बात एक और वजह भी है, मैं समझता हूँ, शायद आप उससे इतफाक करें या ना करें, कि जो हमारी यहाँ सियासी पार्टियों की ब्रांचें हैं खुली हुई, इन्होंने बड़ा हमें डिवाइड किया हुआ है। और ये भुट्टो साहब ने किया था कि हर पार्टी की, सियासी पार्टी की यहाँ शाख, वो मेरे ख्याल में वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमें बैरून मुल्क एज पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए, ना कि पीपल्स पार्टी का या मुस्लिम लीग का या तहरीक इंसाफ का। और अब तो वो पोलराइजेशन और डिवीजन इस कदर हो गई है, खासतौर पे तहरीक इंसाफ के जो कल्चर है या उनका जो तरीकाकार है उसकी वजह से, कि अब तो घर घर में वो लड़ाई है और पोलराइजेशन के असरात हैं। तो मेरा ख्याल है कि पार्टिसिपेशन इसीलिए कम है कि एक तो तालीम की कमी है, दूसरा इंटेग्रेशन, हमें मजहबी तबका, हमें जो हमारे बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं मजहबी तौर पे। मतलब है जिन लोगों का अपना नॉलेज नहीं है, उनके बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हैं। और मस्जिदें जो हैं वो कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर रही, सिवाय इसके कि वो कुरान पढ़ा देते हैं। बाकी वो बच्चे जो हैं वो, उनकी जुबान है इंग्लिश, मौलवी साहब सैफुल मलूक सुनाने सुनाने वाले हैं, वो बच्चों को समझ ही नहीं आती। तो समझ ना आए तो इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट ना हो तो फिर वो मस्जिद में किस लिए आए? वो 2 साल गुजारते हैं जो कुरान पढ़ के फिर गायब हो जाते हैं बस। तो जी, ये आपने दुरुस्त इशारा किया नैयर बशीर साहब के। मैं खुद एक छोटे से कस्बे में जब 97 में नमाज के लिए गया हूँ, तो मौलवी साहब से कुछ मेरे मुकालमात हुए। हल्की फुल्की गपशप थी, लेकिन मौलवी साहब ने मेरी टाई को जैसे मुझे कहा कि तुम दोजख में जाओगे क्योंकि तुमने टाई बांधी हुई है। और एक और वाकया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपसे पूछूंगा कि तबलीगी जमात या फिरका बंदी या सियासी पोलराइजेशन की आपने बात की। मेरा अपना जो ख्याल है कि पीली मुरीदी भी आपके मुल्क में बहुत ज्यादा है।
इतनी तो शायद पाकिस्तान में पीरी मुरीदी नहीं है। मैं एक पीर साहब के पीर खाने में वो उनकी बुचर शॉप भी थी, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि कसाई थे वो, और लेकिन पीरी मुरीदी भी कर रहे थे, लेकिन मुझे कसाई ज्यादा ही लग रहे थे, पीर कम लग रहे थे। कि मैं वाकया सुनाता हूँ आपको कि उनके साथ एक इंतहाई कमयाब नस्ल का एक इंसान बैठा हुआ था, और वो अजीबोगरीब कोई उसकी शख्सियत या पर्सनैलिटी पीर साहब ने डेवलप की हुई थी। और जितने लोग पीर खाने में आ रहे थे, वो उसने हाथ दुआगिरी जैसे किए होते हैं ऐसे रखे हुए थे, और उसमें सारे लोग पाउंड्स डाल रहे थे अपने अपनी हैसियत के मुताबिक। जब अच्छे खासे उसके हाथ भर गए पाउंड से, तो अचानक उसको झटके लगने शुरू हो गए। और वो झटके ऐसे थे जैसे 440 वोल्ट का कोई करंट लग गया है। मैं जैसे ही उठा हूं मदद के लिए, तो पीर साहब ने मुझे हाथ से पकड़ लिया कि नहीं, इसका राब्ता अजमेर शरीफ से हो गया है, तो अभी ये अच्छा। अजमेर शरीफ जो है वो एक्सेप्ट कर हाँ, रहे हैं ये नजर न्याज। तो वाईफाई कनेक्ट ये हो तो गया है। इतनी मॉडर्न सोसाइटी में रह के लोगों का इंटरेक्शन क्या अभी भी लोगों के साथ नहीं है? वो इन बातों पे क्यों तकिया किए हुए हैं, क्यों यकीन किए हुए हैं? क्या वजह है जो उनका माइंडसेट अभी तक चेंज नहीं हुआ? मलक साहब, इसका जो पीरी मुरीदी है ना, असल में इसका ताल्लुक तालीम से नहीं है, इसका ताल्लुक ज़ईफ़ुल एतकादी से है। बड़े पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो इसी मर्ज में मुब्तला हैं। और ख़ास तौर पे हमारी जो देहाती, यहाँ देहात की या कह लें या शहरों की भी खैर कम नहीं है, जो औरतें हैं, ये बिजनेस ज़्यादा औरतों के सर पे चलता है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ मेरे मैनचेस्टर में मेरा कज़न है, उसकी ट्रैवल एजेंसी है अपनी, तो वो साथ ये करेंसी का भी काम करता है, एक्सचेंज का। तो वो कहता है जी, औरतें आती हैं पैसे देने कि फलां पीर साहब को भेजने हैं और खामद को ना बताना। ठीक है। तो ये बेसिकली ज़ईफुल एतकादी है। और यहाँ भी और जाहिर है कि तालीम भी इसका ताल्लुक असल में शऊर से है, जहालत का ताल्लुक, पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं। तो इसका जब तक ये शऊर और इस्लामी तालीमात जो हैं उससे नाबल्द हैं लोग, तो ये बस चंदों पे इनका कारोबार चलता है, तावीज गंडे पे। और यहाँ आप देखें ना, गमगोल शरीफ बर्मिंघम में आप जाएं, गमगोल शरीफ का इतना बड़ी मस्जिद और आस्थाना, और बड़े अमीर लोग, उनकी जायदादें, यहाँ सब कुछ। वो जो इकबाल ने कहा था कि नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खिरका ये जालूस के अंदर है महाजन। तो ये महाजन है पीरों के रूप में, और एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, लोगों के मजहबी जज्बात को। तो ऐसे जो नय्यर बशीर साहब जैसे पढ़े लिखे लोग मौजूद वो इस मुआशरे में मौजूद हैं, तो क्या आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी कोशिश है कि इन लोगों का माइंडसेट चेंज किया जाए? जाहिर है जब ये पीरों मरीदों के पास जाते हैं और ये इस किस्म की ये टोटके इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली ये किसी न किसी साइकोलॉजिकल इशू या इनके औलाद की वजह से जो इनको प्रॉब्लम होती है, या तालीम के फुकदान की वजह से इश्यूज आते हैं। तो क्या जो कम्युनिटी है, जो आप जैसे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने वहां पे कोई ऐसी सोसाइटीज या ऐसे कोई प्रेशर ग्रुप बनाए हैं जहाँ पे इन लोगों को वो भी बुलाएं, जिस तरह पीरों ने इनको काबू किया हुआ है, मौलवियों ने काबू किया हुआ है? आप लोग अपनी जिम्मेदारी क्या पूरी कर रहे हैं कि उन लोगों को इस चुंगल से बचाएं? उनका जो पैसे का और वक्त का जो ज़िया हो रहा है, ज़ईफ़ुल एतकादी के गड़े में ये गिरते चले जा रहे हैं। तो आप लोगों ने या कोई ऐसी कोई मूवमेंट है आपके क्रॉस, हमें को बताएंगे उसके बारे में? असल में लोग इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर तो कोशिश करते हैं, जिस तरह मैं भी करता हूँ, और भी लोग हैं मुझसे पहले के भी करते हैं, लेकिन कोई ऐसी मुनज्जम ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम नहीं है। क्योंकि वो फिर यहाँ कम्युनिटी में पहले ही झगड़े, मस्जिदों पे कब्जे और झगड़ों के चलते रहते हैं। तो अगर ये काम शुरू हो जाए तो फिर हमें भी कोई मस्जिद में ना घुसने दे। तो बहरहाल हम एक तो यहाँ ये कोशिश करते हैं लोगों को समझाने की कि यार ये गलत है, जो कुछ आपको देना है अल्लाह ही ने देना है, और आप इस्लामी तालीमात पर अमल करें, उसकी ट्रू जो स्पिरिट है उसके मुताबिक, तो इन चक्रों में ना पड़े। अल्लाह के रास्ते में कोई पिए शिए नहीं होता। तो दूसरी बात, हम बल्कि कोशिश कर रहे हैं, यहाँ औरतों को मस्जिदों में इजाजत नहीं देते ये नमाज पढ़ने की। तो वो हम अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो मुकामी घर के करीब एक मस्जिद है जिसमें मैं भी जाता हूँ खुद भी। तो उन्होंने अभी 2-3 साल से रमजान में उन्होंने औरतों को इजाजत दे दी है, तरावियां शबियां पढ़ती हैं, उनका अलग वो सेक्शन है लेडीज का। तो उससे आस्ता आस्ता ये काम होगा। ये अब उम्मीद है कि ये एक तो जो मौलवी हजरात हैं, जो यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे मौलवी बन रहे हैं ना, इमाम, एक तो उनसे उम्मीद है। दूसरा, जो हमारे बच्चे अब पढ़ रहे हैं, इनसे उम्मीद है कि ये लोग कुछ समझ भी सकेंगे, और जो
यहाँ के पढ़े लिखे इमाम बन रहे हैं वो उन्हें समझा भी सकेंगे। क्योंकि हमने तो हर काम ही जाली किया हुआ है ना। हमने मौलवियों के रूप में भी जाली लोग अपने रिश्तेदार शर बुलाए हुए हैं ना। जिसने 2 सूरतें याद की, हमने उसे ठप्पा लगवाया कि इमाम है, आता शाता उसे कुछ नहीं। तो अब सूरत हाल बेहतर हो रही है, लेकिन इट विल टेक टाइम। नईर साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मेडिकल कैंप्स लगाए जाएं, एजुकेशनल अवेयरनेस के कैंप्स लगाए जाएं, जहां पे लोगों को बताया जाए कि उनके जो मसाइल हैं वो मेडिकल रीजन से हैं, और अगर ये डॉक्टरों के पास जाएंगे या अपना इलाज मुआवजा करवाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो बजाय पीर के पास जाने के आप इन लोगों के पास जाएं। और जो एजुकेशनल आपकी गैदरिंग हो उसमें आप इनको बताएं कि वो कौन से मज़ामीन है जो इनके बच्चे पढ़ें, और ये क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस किस्म के, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ असल कि में अगर कम्युनिटी में। असल में ये जो हमारी जो पिछली जनरेशन अभी चल रही है ना, ये जब तक है ना, तो ये पीरों का सिलसिला कुछ चलता रहेगा। ये अब आस्ता आस्ता ये जनरेशन, चूंकि अब उम्र की तकाजे की वजह से मतलब है कि अब वो अल्लाह के पास जा रहे हैं, तो वो थोड़ा कम फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये खाली कोई नफसियाती मसाइल की वजह से नहीं जाते। वो एक बस बैकग्राउंड एक चल रहा है ना जी, कि आपको इन्होंने पार चढ़ाना है, आपकी कश्ती है, आपको पार लगानी है इन्होंने। तो वो उस सिलसिले में चल रहा है। बाकी आपको पता है कि अगर इस तरह का किसी को कोई मसला हो मेडिकली और वो डॉक्टर के पास ना जाए, तो वहाँ यहाँ वो सोशल केयर वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर रिपोर्ट हो जाए तो वो फिर वो टेक अप कर लेते हैं केस को। तो बहरहाल ये है कि इसमें वक्त लगेगा, लेकिन सूरत हाल बेहतर हो रही है आस्ता आस्ता, लेकिन बड़ी उसका प्रोसेस बड़ा स्लो है। आपने दुरुस्त फरमाया नईर साहब। मैंने अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो इलेक्शन से पहले हालात शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, उसमें मैंने देखा कि वही पीरान जो थे, जो पीर मरीद जो चले गए थे पीटीआई में, अब वो वापस कुछ पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं और कुछ नवाज लीग में आ रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी इन पीरों मुरीदों को सपोर्ट करता है, और ये इस जाहिलियत के दौर को अगले अगले दौर में भी लेके जाना चाहते हैं। हम समझ रहे थे कि शायद न्यू मिलीनियम में हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के साथ जिंदगी गुजारेंगे, हम आउटवर्डली सोचेंगे, हम इनवर्डली नहीं सोचेंगे। लेकिन मुझे तो लगता ये है कि अभी नवाज शरीफ साहब यूके में रहने के बावजूद जब वापस गए तो अब पीरों को दोबारा वही पीर जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, अब वो सारे के सारे जोग दर जोग जो है वो नवाज लीग में शामिल हो रहे हैं। तो आप कैसे समझते हैं कि पाकिस्तान, देखे ना, एक कहावत है कि जैसी बोटी वैसा शोरबा। बेसिकली तो हम पाकिस्तानी कम्युनिटी हैं। अगर पाकिस्तान में ही हालात ठीक होने वाले नहीं है तो आपके यूके में या हमारे अमेरिका में हालात कैसे ठीक होंगे? सही बात है। और यही हमारी सियासत का भी अलमिया है कि ये इलेक्टेबल्स के नाम पे जो लोग छलांगे लगाते हैं एक पार्टी से दूसरी में, और दूसरी में तीसरी में, तो ये इन्हें शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी सारी सियासी पार्टियां जो है, प्रिंसिपल स्टांस तो किसी का कोई नहीं है। इकतदार के भूखे हैं, इकतदार के लिए करते हैं, पावर पॉलिटिक्स करते हैं, प्रिंसिपल पॉलिटिक्स तो करते कोई नहीं। तो ये लोग इलेक्टेबल्स इनकी मजबूरी है। ये एक दफा 1970 में हुआ था जब भुट्टो साहब ने इलेक्टेबल्स को पीछे पुश किया था, पुश बैक किया था। लेकिन उसके बाद 77 में उन्होंने खुद भी वही गलती दोहराई। और फिर जियाउल हक साहब के दौर में ये जो बरादरीज़म और ये इलेक्टेबल्स और ये जागीरदारी और ये पीर, ये फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। और आज अभी तक तो मेरे नहीं ख्याल के कोई लीडर या कोई पार्टी इस काबिल है कि वो इन लोगों को इग्नोर करे। जब तक उनकी अपनी पार्टियों में डेमोक्रेसी नहीं होती और पार्टियां स्ट्रांग नहीं होती, वो इन लोगों की मोहताज रहेंगी। पार्टी अगर किसी नजरिए या उसूल पर कायम हो और उस पर अमल करे, तो फिर पार्टियां स्ट्रांग होती हैं। और फिर आप पार्टी टिकट पे जो इलेक्शन लड़ता है उसे पजीराई मिलती है। उसके लिए इलेक्टेबल फिर नहीं जरूरी होते। लेकिन जब आपकी प्रिंसिपल पॉलिटिक्स ना हो, तो फिर आप इन लोगों के मोहताज होते हैं जिनका अपने इलाकों में असर रसूख होता है। जी नईर साहब, बहुत तफसील के साथ हमने आज बैकग्राउंड जो पाकिस्तानी कम्युनिटी या पाकिस्तानी कल्चर या इस्लामिक कल्चर का है किसी हद तक हमने एनालाइज किया है। और फिर हमने शुरू में कहा था कि इसको डिप्रेसिंग हालात में नहीं लेके जाएंगे हम। आप अब आपसे पूछते ही हैं कि वो कोई अच्छे पॉइंट्स जो आप देखते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के हवाले से, या जो कम्युनिटी में आपको, ब्रिटिश कम्युनिटी में आपको एक आज़ादी का माहौल मिला हुआ है, उसको कैसे एक्सप्लॉइट करना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए क्या मौके हैं।
तो इसके बारे में अगर कोई आप हमारे देखने वालों को बताएं कि वो कौन कौन से आप देखें कि यूके में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे ओ लेवल ए लेवल के इम्तिहानात भी यूके से लिए जाते हैं। तो हमारा एक ट्रस्ट जो है वो इस मुल्क के साथ एक डेवलप है। एक हमारी पुरानी टाइज है, 200-300 साल पुरानी एक लेगेसी है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आप जो लोग इस वक्त यूके में रह रहे हैं, आपके बच्चों के कौन से रुझानात हैं, और वो क्या बेटरमेंट आप देख रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो वहां पे रहने वाले बच्चों के लिए हैं, और जो पाकिस्तान से बच्चे आते हैं उनके बारे में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? सर जी, बच्चों का जो मसला है ना, अभी मैंने जिस तरह आपको पहले भी कहा कि अब कुछ सूरत हाल थोड़ी बहुत तब्दील हो रही है, उसमें तब्दीली आ रही है, क्योंकि हमारी जो पिछली जनरेशन थी, 2-3 जनरेशन जो थी, उन्होंने तो यहाँ से कमाया और कोठियां बनाई जाके पाकिस्तान में, जिनमें अब रहने वाला कोई नहीं है। वो कोठियां भूत बंगलों का मंजर पेश करती हैं कि न्यू जनरेशन वहां जाके रहती ही नहीं। एक तो वो सिस्टम में एडजस्ट नहीं हो सकते, जो उन्हें रुकावटें वहां पेश आती हैं, वो किसी और सिस्टम के आदी हैं। तो वो पैसा जाया गया उन लोगों का जिन्होंने वो कोठियां बनाई, क्योंकि रहने वाले बच्चे रहते नहीं, जाते ही नहीं। तो अब दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में जहाँ जब आप तालीम हासिल करेंगे, सही तालीम, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरा जो स्कूल में जो एक्सपीरियंस था, उसमें बताते थे कि अगर 100 हमारा बच्चा GCSE किया है ना, 100 ने, तो कॉलेज में 50 जाते थे, 50 GCSE के बाद मतलब गायब हो जाते थे। और कॉलेज जो 50 जाते थे, उनमें से 10 या 15 यूनिवर्सिटी तक पहुंचते थे, बाकी कॉलेज से गायब हो जाते थे, मतलब छोड़ देते थे तालीम। लेकिन अब ये रियलाइजेशन है कि तालीम, अगर आपने तरक्की करनी है तो तालीम जरूरी है। और इसीलिए इंडिया, देखे ना, इंडिया के लोग जो हैं वो हमसे ज्यादा तालीम में बेहतर हैं, इसलिए वो बेहतर पोजीशंस पे भी हैं, और माशरती लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी। तो हमने तो, आपको पता है, आप भी और मैं भी जब आए हैं, तो हम तो कोई, ना इधर आने का कोई शौक था, ना कोई मजबूरी थी। हाँ जी, और हम तो आए थे इसीलिए कि चलो बच्चों की तालीम और तरबियत, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जाती तौर पे, मतलब कम्युनिटी से हट के, आपके भी और हमारे भी बच्चे जो है वो पढ़ लिख गए हैं। हमने अपने बच्चों को पीछे कोठियां तो बना के नहीं दी, हमारे बच्चे ही हमारे प्लाट है। और अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतरे हैं, आपके भी और मेरे भी, और उन्होंने अपने अपनी फील्ड में जो अपने सक्सेसफुली कर रहे हैं। और ओवरऑल आप देखें ना, तो जो पाकिस्तान से भी आते हैं ना, वो स्टूडेंट, सीरियस स्टूडेंट कम ही होते हैं। वो भी यही होता है कि यार स्टे मिले तो हम कोई स्लिप करें, जाएं आगे पीछे निकलें। तो जो सीरियस पढ़ते हैं वो, उन्हें जॉब्स मिल जाते हैं अच्छे, क्योंकि यहाँ वो डिस्क्रिमिनेशन उस तरह होगी, कोई कुछ परसेंटेज होगी, लेकिन ओवरऑल नहीं है। तो अगर आप में एबिलिटी है, सलाहियत है, तालीम है, अच्छी डिग्री है, प्रोफेशनल, तो वो हमारी तरह ना हो कि 100 में से 99 जो है वो PhD उर्दू ही हो, वो काम ना हो ना। तो अगर आपकी अच्छे शोबों में तालीम है, तो ये मुआशरा आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकता। तो अगर, मैं तो लोगों को यही कहता हूँ, यहाँ रहने वालों को, कि यार लोग पैसे दे के लाखों आते हैं यहाँ पढ़ने, तो आप लोग यहाँ रह रहे हो, नेशनल हो, आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? इन्हें पढ़ाओ, इन्हें समझाओ, इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाओ। तो बहरहाल, आस्ता आस्ता कुछ बेहतरी आ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारी जनरेशन है वो हमसे बेहतर फुटिंग पे है? जी हाँ, बिल्कुल। वो हमारा तो ड्रॉबैक ये है ना जी, कि हमारी एजुकेशन वहां की है ना, सारी पाकिस्तान की। वो थोड़ा सा हमें बैक उसका है। हमारे बच्चे चूंकि यहाँ पढ़े हैं, इसलिए उनके लिए अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो उन्हें अवेल कर रहे हैं वो। और ये सिस्टम उनके रास्ते में रुकावट नहीं बन रहा। तो जो एक इशू है कि वहाँ पे रेसिज्म है, या लोग हेट क्राइम की बातें करते हैं कि लोग कम्युनिटी में इजी फील नहीं करते, तो इसमें कुछ सदाकत है, या ये महज बातें हैं जो लोग जिंदगी में मेहनत नहीं करते, वो बजाय ये कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के कुछ स्केप गोट ढूंढते हैं, किसी पे इल्जाम लगा के, जो हमारा एक पाकिस्तान में कल्चर बन गया है कि अपनी नाकामी को किसी और की वजह से हम गर्दानते हैं कि ये नाकामी उस वजह से हुई है। खुद नहीं देखते कि हमारी उसमें क्या स्टेप्स थे, क्या हमने गलत स्टेप लिए, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बस किसी पे इल्जाम लगा के फिर बरी उज़मा होकर बैठ जाते हैं।
मलक साहब, रेसिज्म जो है, जहां तक रेसिज्म का ताल्लुक है ना, आपको पता है कि अच्छे बुरे लोग तो हर मुआशरे में होते हैं। रेसिज्म इक्का दुक्का दो वाकयात यहाँ भी हो जाते हैं कभी 2 4 5 महीनों के बाद, लेकिन इस हमारी साइड पे जरा कम है। वो लंदन शंदन ज्यादा होते हैं, लेकिन इधर कम है। लेकिन फिर भी मतलब है कि पिछले सालों में जो सूरत हाल थी दहशतगर्दी की, या उस वजह से उसके रिएक्शन में, या अभी भी मतलब है जो प्रोपेगंडा होता है मीडिया पे, तो इक्का दुक्का वाकयात तो हो जाते हैं, लेकिन कोई इतना सवीयर किस्म का इधर हमारी साइड पे नहीं है। तो लंदन शंदन उधर ज्यादा होता है। कभी कोई खास तौर पे वो स्टैबिंग के केसेस हुए हैं वहाँ लंदन में, या एक दो हमारी लड़कियां थी स्कार्फ पहने हुए, उन्हें किसी ने एस्केलेटर से उतरते हुए पीछे से पुश किया, वो गिरी बेचारी। लेकिन ना होने के बराबर, यानी उतने नहीं है जितने आपके उधर यूएसए में जिस स्केल पे होते हैं, उस तरह का इधर नहीं है रेसिज्म। उसकी वजह शायद ये है कि कम्युनिटी इधर बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से मतलब ये हमारे इन इलाकों में, लीड्स हो गया, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम, इधर वाकयात जो हैं वो कम होते हैं बहुत। तो आप समझते हैं कि ऐसा कोई इशू नहीं है? नहीं नहीं। जो मेरा ख्याल है कि जो 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 लोग खुद पार्टिसिपेशन नहीं करते, अपने आप को हाँ इन्वॉल्व नहीं करते, जब उनसे बात होती है तो वो इस किस्म के इल्जाम तराशी करके अपने आप को बरी जुम्मा करार देने की कोशिश करते हैं। आप सही फरमाते हैं नैयर साहब। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान में तो कोई चौधरी है, कोई सैयद है, कोई राजा है, हाँ। कोई राजपूत है, तो वहां पे तो हेट क्राइम या इस लिहाज नहीं, वो से यहाँ नहीं है हम वो। ये है, ये पठान है, हम तो बुरी बुरी बातें कि ये गुजरात का है, ये चकवाल का है, हम तो ऐसी बातें करके भी दिल आजारी करते हैं और एक दूसरे से मुतनफर होने की कोशिश करते हैं। और वहां पे भी मेरा यही ख्याल है कि जो लोग तालीम में पीछे रह गए हैं, जो जिन्होंने स्ट्रगल ठीक तरीके से नहीं की, अपनी अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया, बजाय ये कि वो अपनी गलती को तस्लीम करें, अपनी नई आने वाली जनरेशन को ये बताएं कि हमसे ये गलतियां होगी, आप ये गलतियां ना दोहराएं और अपना रास्ता क्लियरली बनाएं। तो मेरा ख्याल में यही इशू जो है, चाहे वो हम अमेरिका में रह रहे हो, चाहे हम यूके में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, हमें अपनी जब जिम्मेदारी पूरी नहीं करते और उसको मानते नहीं, तो फिर ये इल्जाम तराशी शुरू हो जाती है। मैंने आपको बताया ना जी कि यहाँ जो जनरेशन थी ना पहले, उनकी तो तवज्जो सिर्फ पैसा कमाने पे रही है। और अभी भी ज्यादातर लोग जो हैं वो पैसा ही कमाने, टैक्सी मतलब सुबह सारा दिन या रात को चला, उन्हें पता नहीं होता कि बच्चों जो है क्या कर रहे हैं। और ना बच्चों की उन्होंने कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करनी। ना मैं इधर आपको पता है कि हर क्वार्टरली ना पेरेंट्स मीटिंग होती है टीचर के साथ, स्कूल में या स्कूल में। तो वहां भी पार्टिसिपेशन जो है वो ना होने के बराबर होती है। कुछ कुछ फैमिलियां ही, कोई 8 10 फैमिलियां ही आई ही होती हैं, कोई परवाह ही नहीं होती। तो ये बच्चों से ज्यादा वालिदैन का अपना कसूर है कि, और उसकी वजह एक तो यही है कि वो पैसे कमाने के, दूसरा ये है कि चूंकि खुद वो तालीम याफ्ता नहीं थे। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद पढ़े हुए ना हों लेकिन उन्हें ये शौक हो कि उनके बच्चे पढ़े, वरना ज्यादातर चूंकि खुद पढ़े हुए नहीं थे तो आगे भी उन्होंने तवज्जो नहीं दी। अब चूंकि सूरत हाल मैंने बताया ना कि अब तीसरी चौथी जनरेशन में ये शऊर है कि भाई हमने कुछ करना है, तरक्की करनी है तो पढ़ना पड़ेगा। तो अब बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। अब सूरत हाल नैयर तब्दील साहब, हो इस रही है। उम्मीद के नोट के साथ आज की इस महफिल को, गपशप को खत्म करते हैं। और मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि ये डबल सवारी जो है चलती रहेगी, और कोशिश करेंगे कि इस डबल सवारी को आपके तजर्बात की रोशनी में हर जगह पे ले जाएं। नैयर साहब के बारे में बताऊं कि ये इंतहाई पढ़े लिखे खानदान से इसका तल्लक है इनका, और अदब से इनका खास शगफ है। और इसके अलावा ये बड़े ट्रैवलर भी हैं, दुनिया के हर कोने में ये गए हुए हैं। अपने अपने जो जो तजर्बात है उनको इन्होंने कलमबंद भी किया, लिखा भी है। और दुनिया की तकरीबन ऑलमोस्ट जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं उनका जाके बगौर उसमें रह के इन्होंने मुताला किया है। हिस्ट्री पे इनकी बहुत बड़ी रिसर्च है, और इनसे हम ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता इनकी मदद से पूछते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि लाइटली हम इस गपशप, आज शायद हम इतना लाइटली एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर सके, लेकिन कोशिश करेंगे कि कभी हम नैयर साहब को कहें, ये बड़े बदला सहन भी हैं और इनके पास बड़े जोक्स हैं, और बड़े मौके के ऊपर ये बात करते हैं, और हम बड़े मुहतात रहते हैं सारे दोस्त इनसे कि इनकी इनके काबू में ना आ जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे देखने वाले हैं इनकी शख्सियत का पूरा मजा लें,
और इंशाल्लाह नज़ीर साहब आपसे आइंदा भी प्रोग्राम में गपशप होती रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। जरूर। हम टाइम जरूर। मुख्तलिफ टाइम जोन में हैं, मेरे और आपके टाइम जोन में 10 घंटे हाँ। का फ़र्क है। तो कोशिश करेंगे कि हम अपने दोस्तों को इस जगह पे पाबंद करें हमारी गपशप का। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह जरूर ये सिलसिला जारी रहेगा जी। और मेरे बारे में जो आपने कलमात कहे हैं, मैं समझता हूँ कि आपका हुस्न ज़न है। लेकिन पाकिस्तान में हमारे कुछ कोलीग्स हैं, उनके लिए मैं वजाहत कर दूं कि ये जन जोए और नून है, जे और नून नहीं। आप समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया सर। मैं चाह रहा था ओके। कि एक हैप्पी नोट पे इस प्रोग्राम को खत्म करें। बहुत शुक्रिया सर। और कोशिश करेंगे कि इस किस्म की बातें हम अपने दोस्तों के साथ करते रहें। अल्लाह ओके हाफिज। जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।